हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्मेसी प्रैक्टिस के यूनिट 3 के 4th चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल। तो ये हमारी यूनिट 3 का 4th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने यहाँ पे 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। बाकी इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग नाम से ही देखें, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल, यानी कि देखो ये हमारे कुछ कह सकते हो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जो कि हॉस्पिटल में चलाए जाते हैं। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर। तो आप ये समझो यहाँ पे जो भी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो ये हमारी दवाओं से रिलेटेड चलाए जाते हैं। यानी कि जो हमारी मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, ठीक है, तो उनके रिलेटेड जो भी एजुकेशन होती है, उनके रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग होती है, तो वो सारे प्रोग्राम्स हमारे जो भी हॉस्पिटल में चलाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज डिजाइन टू इंप्रूव द नॉलेज, स्किल्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सेज एंड टेक्नीशियंस। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस, उनकी नॉलेज, स्किल्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो देखिए वैसे तो यहाँ पे एक ओवरऑल जनरली आप लोग बोल सकते हो, लेकिन जो भी नॉलेज है वो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ड्रग्स के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि ड्रग्स के रिलेटेड उनकी नॉलेज, स्किल्स, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्रीज हो सके। दीज प्रोग्राम इंश्योर हाई क्वालिटी पेशेंट केयर, सेफ्टी एंड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है कि पेशेंट केयर इंप्रूव होती है, सेफ्टी बढ़ती है ना। तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि दवाओं के रिलेटेड यहाँ पे नॉलेज बढ़ती है, स्किल्स बढ़ती है, इसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट की सेफ्टी और यहाँ पे केयर भी बढ़ जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट का यहाँ पे क्या रोल होता है, तो फार्मासिस्ट यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। Pharmacists play a central role in ensuring safe, rational and effective use of medications in hospital। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि जो भी हमारी मेडिकेशंस होती हैं, ड्रग्स होती हैं, उनके सेफ, रैशनल और इफेक्टिव यूज को लेकर हमारा फार्मासिस्ट एक बहुत ही सेंटर और मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो सबसे पहला आ जाता है ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि जो फार्मासिस्ट है, ठीक है, तो उनकी ड्यूटी होती है कि जो भी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जैसे फार्मासिस्ट खुद भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, लेकिन इसके अलावा जैसे हमारे डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए, और जो मतलब यहाँ पे नए नए फार्मासिस्ट होते हैं जो कि इंटर्न मतलब सीखने आते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी अदर हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, तो उनको यहाँ पे एजुकेट करना। देखो यहाँ पे एक दवा के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज किसको होनी चाहिए, एक फार्मासिस्ट को। तो जो है चाहे हमारा डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे हमारे नर्सेज ही क्यों ना हो, उनको भी दवा के रिलेटेड जो सही नॉलेज है वो फार्मासिस्ट ही देता है, थ्योरेटिकल वे में, ठीक है, मतलब देना ही चाहिए, फार्मासिस्ट को ही देना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जैसे फार्मासिस्ट यहाँ पे बताता है कि किसी ड्रग को प्रॉपर कैसे यूज करना है, डोजेस कैलकुलेशन कैसे करनी है, कौन कौन से ड्रग इंटरेक्शन या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ इस दवा को नहीं देना है। उसके बाद इस दवा के कौन कौन से एडीआर हो सकते हैं और अगर होते हैं तो कैसे उनकी मॉनिटरिंग करनी है। और उसके अलावा यहाँ पे न्यू ड्रग की क्या मतलब कि देखो जहाँ पे कोई भी नई ड्रग डेवलप हो रही है तो उसके बारे में भी सबसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन किसको होती है, मतलब अब हर फार्मासिस्ट को नहीं होती है, लेकिन जैसे जो हमारे फार्मेसी सेंटर होते हैं, ठीक है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर होते हैं, तो उनके पास होती है ना सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो न्यू ड्रग की जो भी अपडेट चल रही है, गाइडलाइन में अगर कोई चेंजेस हुए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट को सबसे पहले होनी चाहिए, और फिर उसको यहाँ पे अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी यहाँ पे अवेयर करना चाहिए इन इन्फॉर्मेशन को लेकर। और यहाँ पे फार्मासिस्ट हमारा वर्कशॉप, सेमिनार और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी कंडक्ट करता है ताकि और अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करी जा सके। और उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो देखिए फार्मासिस्ट का ही काम होता है पेशेंट को भी एजुकेट करना कि कैसे प्रॉपर मेडिकेशन को यूज करना है, डिजीज को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं उस डिजीज के लिए। और इनहेलर वगैरह हो गया, इंसुलिन पेन वगैरह होती हैं, और भी कुछ हमारे अदर डिवाइस होती है, तो उनको करेक्टली कैसे यूज करना है। और मेडिकेशन अडेरेंस यानी कि दवा को कैसे बिल्कुल फॉलो करना है, बिल्कुल भी दवा को अवॉइड नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों में फार्मासिस्ट यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपने कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में, तो देखिए इसको हम लोग नाम से ही देखें तो इंटरनल मतलब कि कह सकते हो जो कि हमारा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही चले। जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल है, कोई हमारा यहाँ पे कॉलेज है, ठीक है, मतलब मान लो कोई हमारा हेल्थ केयर कॉलेज है प्रोफेशनल, ठीक है, फार्मेसी कॉलेज है, तो उन सभी के अंदर जो प्रोग्राम चलते हैं वो हमारे हो गए इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। और एक्सटर्नल मतलब कि जो हमारे बाहर जो वर्कशॉप्स, वेबिनार्स वगैरह जो है ऑर्गेनाइज करी जाती हैं वो हमारे एक्सटर्नल हो गए। तो इंटरनल को देखें तो कंडक्टेड विद इन अ हॉस्पिटल फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ स्टाफ कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्षमता, यानी कि स्टाफ की क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी स्टाफ की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, स्टाफ की
अच्छे से ट्रेनिंग कराने के लिए ये प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर ही ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारा हो गया ओरिएंटेशन ट्रेनिंग फॉर न्यूली हायर्ड फार्मासिस्ट। तो यहाँ पे मान लो कोई न्यूली हायर्ड फार्मासिस्ट है, ठीक है, तो भाई उसको यहाँ पे क्या होता है, ओरिएंटेशन मतलब कि हर चीज़ें समझानी होती है, है ना। तो मतलब कि ओरिएंटेशन मतलब होता है कि एक इंट्रोडक्शन क्लास हो गई, ठीक है, कि यहाँ पे कैसे हॉस्पिटल में सारी चीज़ों को मैनेज करना है, दवाओं को कैसे यूज करना है, तो ये हमारा हो गया। उसके अलावा इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो यहाँ पे देखिए जब नर्सेज या फिर जो भी हमारे अदर फार्मासिस्ट भी होते हैं, तो वो यहाँ पे जब सर्विस में काम कर ही रहे होते हैं, तो उनकी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए हमारे कुछ इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। उसके बाद रेगुलर, तो यहाँ पे देखिए हमारी टाइम टू टाइम यहाँ पे एक रेगुलर क्लिनिकल मीटिंग भी हुआ करती है, ठीक है, और एंड केस प्रेजेंटेशन, तो अगर कोई स्पेशल केस आता है तो उन सभी के लिए हमारी एक रेगुलर मीटिंग वगैरह भी चला करती है। और उसके बाद हमारे डिपार्टमेंटल स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप ऑन स्टेराइल कंपाउंडिंग और आईवी एडमिक्सचर, ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आईवी को किस तरीके से अच्छे से देना है, ठीक है, इंट्रावेनस रूट से दवाओं को कैसे देना है। उसके बाद स्टेराइल मतलब कि किस तरीके से दवाओं की सेफ इन्वायरमेंट में हमें कंपाउंडिंग करनी है, स्टेराइल मतलब बिना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अफेक्ट हुए। तो ये सारी चीज़ों पर भी हमारे कह सकते हो स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप यहाँ पे चला करती है। तो ये सारे हमारे कुछ इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए। और अगर हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो ये प्रोग्राम्स हमारे हॉस्पिटल के बाहर अरेंज किए जाते हैं, ऑफन इन्वॉल्विंग कोलैबोरेशंस। और यहाँ पे इन प्रोग्राम्स में और भी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे कोलैबोरेट करती हैं, जैसे कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो यहाँ पे कोलैबोरेट करती हैं विद इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज और प्रोफेशनल बॉडीज। तो यहाँ पे कौन कौन कोलैबोरेट कर सकता है, तो यहाँ पे हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी हो सकती है, या फिर हमारी कुछ अदर प्रोफेशनल बॉडी हो सकती है जो कि मिलकर यहाँ पे इन प्रोग्राम्स को अरेंज कराती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका एग्जांपल देखें तो हमारा हो गया कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है कि ये यहाँ पे मतलब मान लो कोई इंसान है, ठीक है, उसने जॉब करना स्टार्ट कर दी, सर्विस कर रहा है, तो सर्विस के साथ साथ भी वो यहाँ पे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करता है किसी प्रॉपर फील्ड में। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय फार्मेसी काउंसिल्स और एसोसिएशन, ठीक है। तो ये हमारे मतलब कुछ फार्मेसी काउंसिल्स या फिर कुछ हमारे एसोसिएशंस होते हैं, उनके थ्रू यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उसके बाद हमारे कुछ कॉन्फ्रेंसेज हो गए, सिंपोसियम्स हो गए। देखिए सिंपोसियम्स मतलब होता है कि कुछ स्पेशलिस्ट, ठीक है, किसी फील्ड के स्पेशलिस्ट मिलकर यहाँ पे जब कोई एक मीटिंग वगैरह अरेंज करते हैं किसी प्रॉपर डिस्कशन के लिए, किसी टॉपिक के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपोसियम्स वगैरह हो गए। और प्रोफेशनल वर्कशॉप्स वगैरह हो गई, तो इन सभी को, ये सभी हमारी कह सकते हो ऑर्गेनाइज कराई जा सकती हैं। उसके बाद कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग हो गई विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज और न्यू ड्रग थेरेपीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी कह सकते हो एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनियां यहाँ पे मिलके यहाँ पे कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। और स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन कोर्सेज, तो मान लीजिए कि किसी पार्टिकुलर फील्ड में अगर कोई स्पेशलाइजेशन के लिए हमें कोर्स करना है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हो सकता है। क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस हो गया, ऑन्कोलॉजी फार्मेसी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आ जाती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा आ जाता है सर्विसेज टू नर्सिंग होम्स एंड क्लिनिक। तो यहाँ पे देखो सर्विसेज टू नर्सिंग होम्स एंड क्लिनिक्स में क्या होता है कि नर्सिंग होम, पहली बात क्या होता है, नर्सिंग होम का मतलब होता है हमारा ऐसा एरिया, ऐसा सर्विस केयर, ठीक है, जो कि हमारा कह सकते हो एल्डरली या डिसेबल्ड पीपल को एक रेजिडेंशियल केयर, रेजिडेंशियल मतलब कि रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, जो भी हमारे ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे डिसेबल्ड पीपल होते हैं, है ना, जिन मतलब कि जो जिनके कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है जिनके अंदर, तो उनको यहाँ पे ये जो है एक रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। और इसी रहने की जगह में क्या होता है कि अगर यहाँ पे फार्मासिस्ट या नर्सेज जो है अपनी सर्विस भी प्रोवाइड करें, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे बोलते थे सर्विसेज टू नर्सिंग होम्स एंड क्लिनिक्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि सब नर्सिंग होम ऑल्सो डील विद प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ शॉर्ट टर्म रिहैबिलिटेटिव स्टेज आफ्टर ऑपरेटिव सर्जरी, इलनेस और इंजरी। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ होता है, ठीक है, जैसे मान लो किसी का हाथ या पैर फ्रैक्चर हो गया है, अब उसका ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन के बाद उसको दोबारा से नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो दोबारा से नॉर्मल करने के लिए ना उसको थोड़ा सा मतलब हेल्प भी चाहिए होती है कि थोड़ा बहुत उसको कोई गाइड करता रहे, ठीक है, उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत लगा रहे। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, ठीक है, रिहैबिलिटेशन मतलब कि उसका किसी पेशेंट का किसी मतलब कह सकते हो सर्जरी या ऑपरेशन के बाद, किसी मेजर सर्जरी या ऑपरेशन के बाद दोबारा पहले जैसा हो जाना, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे कुछ नर्सिंग होम जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फार्मासिस्ट सपोर्ट नर्सिंग होम्स एंड क्लिनिक्स बाय इंश्योरिंग सेफ, इफेक्टिव एंड वेल मैनेज मेडिकेशन थेरेपी फॉर पेशेंट स्पेशली द एल्डरली एंड क्रोनिकली इल। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि भाई फार्मासिस्ट क्या करता है, सपोर्ट करता है ताकि दवाओं को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके और इंश्योर करके कि जो भी हमारी दवा है वो सेफ हो, इफेक्टिव हो, वेल मैनेज्ड हो, ठीक है, ताकि जो भी हमारे एल्डरली और क्रॉनिकली इल पेशेंट हैं उनको सही दवा दी जा सके ताकि उनकी रिकवरी अच्छे से हो पाए।
अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि फार्मासिस्ट यहाँ पे कौन कौन से रोल प्ले करता है, तो आप ये समझो कि नर्सिंग होम में, जैसे नर्सिंग होम और क्लिनिक्स, ठीक है, दोनों में ही हम लोग यहाँ पे कंबाइन देख रहे हैं। तो फार्मासिस्ट यहाँ पे सबसे पहला रोल प्ले करता है मेडिकेशन मैनेजमेंट का। तो फार्मासिस्ट यहाँ पे सबसे पहले रिव्यू करता है ऑल मेडिकेशन फॉर सेफ्टी, करेक्ट डोजेज एंड इंट्रैक्शन, ठीक है। तो देखता है कि जो भी मेडिकेशन है वो हमारी सेफ हो, करेक्ट डोज में ली गई हो, इंट्रैक्ट करें। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है कि मॉनिटर हाई रिस्क ड्रग्स। तो यहाँ पे कुछ कुछ हमारी हाई रिस्क ड्रग होती है, मतलब कि अगर इनको यहाँ पे गलत तरीके से ज़्यादा ले लिया जाए तो ये बहुत मेजर हार्म कर सकती है। तो इनको मॉनिटर करना कि जो भी पेशेंट यहाँ पे इन ड्रग्स को ले रहा हो उसको देखना कि कहीं वो ज़्यादा न ले ले या फिर कम न ले ले, क्योंकि देखो ये ऐसे ड्रग्स हैं जैसे इंसुलिन है। अब इंसुलिन अगर नहीं लिया गया, ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, और अगर ज़्यादा ले लिया गया तो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को ही मैनेज करना है। और उसके बाद हमारा रिड्यूस पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी का मतलब होता है जब यहाँ पे कोई एक पर्सन यहाँ पे 6-7 दवाएं एक साथ ले रहा होता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं पॉलीफार्मेसी। तो 6-7 दवाएं एक साथ लेना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं होती, तो यहाँ पे कोशिश करी जाती है कि इन सारी दवाओं को कम से कम किया जा सके, ठीक है, अननेसेसरी मेडिकेशंस को अवॉइड किया जा सके। तो ये भी हमारा फार्मासिस्ट का रोल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे डिस्पेंसिंग एंड सप्लाई सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट है तो वो प्रोवाइड प्रॉपरली लेबल्ड एरर प्रूफ पैकेजिंग। तो यहाँ पे देखिए जो भी पैकेजिंग होती है वो प्रॉपरली लेबल्ड होती है, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है कि कितनी डोज लेनी है, कितने टाइम तक लेनी है, और कितने दिन में कितने टाइम लेनी है, और कितने लंबे समय तक लेनी है। तो ये सारी हमारी प्रॉपरली लेबलिंग होती है, एरर प्रूफ, यानी कि कोई एरर नहीं होना चाहिए पैकेजिंग में। उसके बाद मेडिसिन इन्वेंट्री हो गया, ठीक है, मतलब कि इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को मेंटेन करके रखना। उसके बाद एक्सपायरी डेट को चेक करना, सेफ स्टोरेज को इंश्योर करना। उसके बाद अगर कोई एक्सपायर्ड या अनयूज ड्रग है तो उसको यहाँ पे डिस्पोज करना, ठीक है, लीगल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो ये सारे काम भी हमारे फार्मासिस्ट के हो जाते हैं। उसके बाद स्टाफ एजुकेशन। तो स्टाफ एजुकेशन मतलब देखिए जो भी नर्सेज हैं, जो भी यहाँ पे अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, तो वही चीज़ आ गई कि उनको यहाँ पे सही ड्रग किस तरीके से देनी है, कैसे उसको स्टोर करना है, कैसे हैंडल करना है, इन सभी के रिलेटेड यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। क्लिनिकल स्टाफ को एजुकेट करना एडीआर रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, कि अगर कोई एडीआर आ रहा है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रही है, तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है। अब ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी ड्रग्स हो गए, इन्फेक्शन हो गए, कंट्रोल मेडिकेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो अगर कोई अननेसेसरी मेडिकेशन प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे कंट्रोल करना। तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर टीम। तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है, डॉक्टर्स, नर्सेज, इन सब के साथ मिलके एक प्रॉपर थेरेपी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। पार्टिसिपेट इन केस रिव्यूज एंड केयर प्लान मीटिंग फॉर कॉम्प्लेक्स पेशेंट। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स पेशेंट है तो उसकी केयर कैसे करनी है, उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है। तो उस केयर प्लान मीटिंग में, केस रिव्यू में भी हमारा फार्मासिस्ट अपना मेजर रोल प्ले करता है, पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा फार्मासिस्ट है, ठीक है, तो वो हमारा मेडिकेशंस के गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने का काम भी उसी का होता है। एंड एंश्योर द फैसिलिटी फॉलोज फार्मेसी रेगुलेशंस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो फार्मेसी रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करें, हमारी जो भी फैसिलिटी है, ठीक है, उसको भी हमारा जो है फार्मासिस्ट यहाँ पे इंश्योर करता है। तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पे बेसिकली सर्विसेज टू नर्सिंग होम्स एंड क्लिनिक्स। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कोड ऑफ एथिक्स फॉर कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कोड ऑफ एथिक्स का क्या मतलब है। एथिक्स मतलब कि ऐसी चीज़ें जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जो कि समाज, जो कि हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है ना। अब कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, इसको हमने जूरिस्प्रूडेंस में भी देखा था। तो देखिए फार्मासिस्ट के केस में जो एथिक्स होती है वो यहाँ पे कुछ केस में बहुत ही नेसेसरी हो जाती है, ठीक है, कि फार्मासिस्ट को उनको फॉलो करना ही होता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। एथिक्स मतलब कि एक अच्छा, ठीक है, अच्छे तरीके से काम कैसे करना है ना, ताकि मतलब आपके मन में कोई गलत चीज़ ना हो, ठीक है, अपनी लालच के लिए कुछ नहीं करना है। तो यही सारी चीज़ें हमारी एथिकल वेज में, ठीक है। तो एथिकल वे आप समझ रहे हो, एथिकल अनएथिकल, है ना, क्या सही है क्या गलत है, तो सही तरीके से कैसे काम करना है। तो कोड ऑफ एथिक्स प्रोवाइड गाइडलाइंस दैट इंश्योर अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट मेंटेन अ प्रोफेशनल बिहेवियर, पेशेंट सेफ्टी, ऑनेस्टी एंड गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो वही चीज़ है कि ये हमारी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको एक फार्मासिस्ट फॉलो करता है, ताकि उसका जो बिहेवियर है वो प्रोफेशनल हो, पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर हो सके, ऑनेस्ट रहे, ठीक है, अपने काम को लेकर ऑनेस्ट रहे, और गुड मतलब फार्मेसी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, ठीक है, मतलब फार्मेसी रिलेटेड जो भी काम है वो अच्छे से कर सके। इट एक्ट एज अ मॉरल एंड प्रोफेशनल फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद पेशेंट, डॉक्टर्स एंड सोसाइटी। तो वही चीज़ है कि एक मॉरल और प्रोफेशनल फ्रेमवर्क यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि कैसे पेशेंट, डॉक्टर्स और सोसाइटी से डील करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पेशेंट। तो देखिए जो फार्मासिस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो पेशेंट को सबसे पहली बात सेफ, इफेक्टिव और अनबायस्ड फार्मास्यूटिकल केयर यहाँ पे प्रोवाइड करे। दूसरी चीज़ की यहाँ पे हमारी एक्यूरेट डिस्पेंसिंग हो मेडिसिन की, ठीक है, मतलब जो भी मेडिसिन यहाँ पे दी जा रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, करेक्ट डोज में हो, स्ट्रेंथ और इंस्ट्रक्शन ये सारी चीज़ें मेंशन हो,
ठीक है, कि दवा को कैसे लेना है, खाने के पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, किस दवा के साथ लेना है, कितने अमाउंट में लेना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद हमारा मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है, गोपनीयता। यानी पेशेंट जैसे अगर मान लो पेशेंट की कोई पर्सनल मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि दूसरों से नहीं शेयर करनी है, तो उसको यहाँ पे गोपनीय रखना भी फार्मासिस्ट का काम होता है, ठीक है, कि दूसरों से नहीं शेयर करना है उस चीज़ को। उसके बाद प्रॉपर काउंसलिंग की, पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग देना कि ड्रग को कैसे यूज करना है, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, स्टोर कैसे करना है, इंट्रैक्शन मतलब किस चीज़ के साथ इसको नहीं लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे नेवर सप्लाई ड्रग्स विदाउट अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन वेयर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी ड्रग है जिसके लिए यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है, यानी कि सिंपली हम लोग बोल सकते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, ओटीसी ड्रग्स नहीं है, उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल भी नहीं देना है। तो ये सारी चीजें हमारी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती हैं। उसके बाद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पे देखिए जो भी फार्मासिस्ट की नॉलेज है, ठीक है, उसको यहाँ पे अपडेटेड रखना बाई कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यानी कि फार्मासिस्ट को यहाँ पे कंटिन्यू एजुकेट अपने आप को करते रहना है, अपने आप को ट्रेन रखना है कि जो भी अपडेटेड नॉलेज हो मेडिसिन के रिगार्डिंग वो उसके पास तो होनी ही चाहिए सबसे पहले। उसके बाद शुड कोलैबोरेट विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू प्रोवाइड हॉलिस्टिक मतलब कह सकते हो एक ओवरऑल संपूर्ण तरीके से केयर प्रोवाइड करना। तो वो भी हमारा फार्मासिस्ट का हो जाता है अगर वो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। बस सिंपल सी बात है, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट जब ये तीनों मिल के काम करते हैं तब यहाँ पे एक प्रॉपर केयर प्रोवाइड होती है ना पेशेंट को। उसके बाद अवॉइड नेग्लिजेंस, ठीक है, केयरलेसनेस और अनसेफ प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे वही चीज है कि हमारा लापरवाही, ठीक है, या फिर जो है कह सकते हो कोई भी अनसेफ प्रैक्टिस है, ठीक है, केयरलेसनेस है, तो इन सभी चीजों को यहाँ पे अवॉइड करना, तो ये भी हमारा फार्मासिस्ट का काम होता है। और उसके बाद उसके अलावा हम लोग बात करें ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे वही चीज की लिखिए, डज नॉट सब्स्टिट्यूट मेडिसिन विदाउट परमिशन ऑफ द प्रिस्क्राइबर। तो यहाँ पे देखिए अगर जो डॉक्टर है उसने कोई मेडिसिन लिख दी है तो उसको अपने आप से चेंज नहीं करना है, भले ही उसके जैसी सेम मेडिसिन ही हो, लेकिन उसको बिना प्रिस्क्राइबर के कह सकते हो परमिशन के उसको चेंज नहीं करना है। शुड अवॉइड सिचुएशन वेयर प्रोफेशनल पर्सनल इंटरेस्ट इंटरफेयर विद देयर प्रोफेशनल वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि मान लीजिए कहीं पे फार्मासिस्ट को ऐसा काम आ रहा हो जहां पे उसका पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसको दिख रहा हो कि पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा है, जबकि जो एक्चुअल काम है, ठीक है, वो हो सकता है उस काम में जो है ज्यादा रोल ना प्ले कर रहा हो। तो ऐसे ऐसी चीजों से यहाँ पे फार्मासिस्ट को बचना चाहिए, उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट वाली सिचुएशन से बचना चाहिए। डू नॉट एक्सप्लॉइट पेशेंट फॉर फाइनेंशियल गेन। और यहाँ पे वही चीज है कि फार्मासिस्ट को पेशेंट को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, मतलब उसको लूटना नहीं चाहिए, है ना। मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का क्या मतलब है कि जैसे जो भी पब्लिक है, ठीक है, तो एक कह सकते हो प्रमोट करना रैशनल एंड सेफ यूज, है ना, कि किस तरीके से सही और जरूरी दवाओं को यूज करना है। और उसके बाद पार्टिसिपेट इन पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज लाइक वैक्सीनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, एडीआर रिपोर्टिंग, इन सब में पार्टिसिपेट करना। उसके बाद डू नॉट सपोर्ट मिस यूज अब्यूज ऑफ ड्रग्स। एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेल्प इन प्रिवेंटिंग ड्रग शॉर्टेजेस एंड इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीजें हमारी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती हैं। समझ रहे हो ना आप लोग, यहाँ पे इसमें कुछ समझाने वाला थोड़ी है, जैसे कैसे यहाँ पे ड्रग की शॉर्टेज को प्रिवेंट करना है कि ड्रग कम ना पड़ती जाए, है ना। उसके बाद ड्रग का गलत यूज ना हो, एडीआर है तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है, वैक्सीनेशन में एक्टिविटी पार्टिसिपेट करना, तो वही सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद रिलेशनशिप विद डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो देखिए यहाँ पे फार्मासिस्ट का काम क्या होता है कि वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करे, इसके साथ साथ जो भी फिजिशियंस है, नर्सेज है, उनके साथ भी एक रिस्पेक्टफुल कॉपरेशन मेंटेन करे, यानी उनके साथ उसका जो भी बिहेवियर है बहुत ही रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ड्रग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना डॉक्टर्स एंड नर्सेज को जब भी जरूरत हो। अवॉइड क्रिटिसाइजिंग। तो जो भी अदर प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कोई भी नर्स है, कोई भी डॉक्टर है, उनको क्रिटिसाइज करना दूसरे पेशेंट के सामने बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। एंड रिपोर्ट एनी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स और एरर्स ऑनेस्टली। तो वही चीज है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है, तो उसको सबसे पहले रिपोर्ट करना। एंड लीगल एंड एथिकल ऑब्लिगेशंस। तो जो भी रूल्स हैं, ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, उनको फॉलो करना, ठीक है, फार्मेसी एक्ट और पॉइजन एक्ट, इन सभी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना। उसके बाद प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन को मेंटेन करना, एक्सपायरी को चेक करते रहना, क्लीनिनेस को मेंटेन करना, ठीक है, कि जो भी हमारा इन्वायरमेंट है आसपास का वो क्लीन रहे। अवॉइड एनी एक्टिविटी दैट हार्म्स द रेपुटेशन ऑफ फार्मेसी। ठीक है, तो वहां पे वही चीज है कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो कि फार्मेसी की रेपुटेशन को जो है हार्म करती है, उसको अवॉइड करना। तो ये थे हमारे यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स फॉर कम्युनिटी फार्मासिस्ट। और अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे भी देखिए अगेन वही चीज आ जाती है कि कैसे डॉक्टर्स को जो अदर डिपार्टमेंटल प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए,
ठीक है, या फिर अदर कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, जैसे लेबोरेटरी डिपार्टमेंट हो गया, तो उन सभी के साथ कैसे यहाँ पे एक कम्युनिकेशन को मेंटेन करना है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेशन विथ डॉक्टर्स। तो फार्मासिस्ट को यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ क्या होता है, कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे किसमें किसमें, जैसे क्लिनिकल राउंड में पार्टिसिपेट करना है। क्लिनिकल राउंड मतलब क्या होता है कि जैसे जो डॉक्टर्स और नर्स डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो क्या होता है कि पूरा जैसे जो भी पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट होते हैं, तो एक प्रॉपर टाइम होता है सुबह या शाम का या फिर दोनों टाइम, यहाँ पे डॉक्टर्स क्या होता है एक राउंड लगाते हैं, ठीक है, हर पेशेंट को यहाँ पे देखते हैं कि कैसा चल रहा है, तो उसमें यहाँ पे फार्मासिस्ट उनके साथ पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद ड्रग थेरेपी को कैसे एडजस्ट करना है, तो उसको भी यहाँ पे उसमें रिकमेंडेशन कौन देता है, हमारा फार्मासिस्ट ही देता है। उसके बाद डिस्कसिंग एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप। देखो एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप का मतलब है कि एंटीबायोटिक को कैसे सही तरीके से सही कॉम्बिनेशन में यूज करना है, तो वही हो जाता है एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप। एंड थेरापेटिक मॉनिटरिंग, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे ड्रग को मॉनिटर करना है, ड्रग लेवल्स को ब्लड में, है ना, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन विथ नर्सिंग। तो जो भी नर्सेज होती हैं तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना, कैसे उनको यहाँ पे इंश्योर करना कि जो भी ड्रग है, ठीक है, वो करेक्टली एडमिनिस्टर करी जा रही है। एंड गाइडलाइंस को प्रोवाइड करना, हाई रिस्क मेडिकेशन हम लोगों ने अभी देखा ही था, ऐसी दवाएं जो कि हाई रिस्क वाली होती हैं उनके उनके रिलेटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। और उसके बाद यहाँ पे मेडिकेशन एरर प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, यानी कि ऐसी स्ट्रेटजी जिससे मेडिकेशन एरर यहाँ पे प्रिवेंट हो सके, कम हो सके, उसके लिए यहाँ पे उसको कैसे इंप्लीमेंट करना, उसमें हेल्प करना। तो वो सारी चीज़ें हमारी फार्मासिस्ट और नर्सेज के कोलैबोरेशन में आ जाती हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन विथ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, जो कि यहाँ पे फॉर्मुलरी वगैरह को डिजाइन करता है, तो उनमें यहाँ पे उनको यहाँ पे मैनेज करना फॉर्मुलरी डिसीजंस को। उसके बाद हॉस्पिटल ड्रग पॉलिसीज को डेवलप करना। उसके बाद क्वालिटी इंप्रूवमेंट कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, तो इन सभी में भी हमारा फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद कम्युनिकेशन विथ हमारा जो है लेबोरेटरी। तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि जो भी लेबोरेटरीज हैं, ठीक है, तो उनके रिजल्ट को यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना, थेरापेटिक ड्रग लेवल्स को मॉनिटर करना, उसके बाद ड्रग लैब वैल्यू कोरिलेशंस में कोलैबोरेट करना। तो ये सभी चीज़ों में हमारा फार्मासिस्ट का एक रोल हमें देखने को मिलता है। एंड फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन के बारे में, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे जो भी हमारा कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट मतलब कि जैसे जैसे जो हमारी कम्युनिटी फार्मेसी होती है, कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब क्या होता है कि जो एक प्रॉपर कम्युनिटी के अंदर हमारी जो फार्मेसी स्टोर देखने को मिलते हैं, तो उनका काम क्या क्या होता है, हम लोगों ने वैसे देखा ही है इसको ऑलरेडी, अपने फर्स्ट यूनिट में ही देखा है। तो उनका काम क्या होता है कि वो यहाँ पे दवाओं के साथ साथ एक कह सकते हो फर्स्ट एड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, मोस्ट एसेसिबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब कि कह सकते हो वो पब्लिक के सबसे करीब होते हैं, है ना, वो पब्लिक को सबसे पहले पब्लिक इन्हीं को एसेस कर सकती है। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं पब्लिक के हेल्थ को इंश्योर करने में, उनको एजुकेट करने में अबाउट डिजीजेज और मेडिसिन का सेफ यूज कैसे करना है। इन सभी में यहाँ पे कम्युनिटी फार्मासिस्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये पब्लिक के सबसे नजदीक होते हैं। तो देयर रोल इन प्रमोटिंग हेल्थ केयर लाइफ स्टाइल, प्रिवेंटिंग डिजीज एंड इंश्योरिंग रैशनल ड्रग यूज, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों में इनका रोल क्या करता है, एक हेल्प प्रोवाइड करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि इनका क्या क्या रोल होता है। तो सबसे पहला आता है पेशेंट काउंसलिंग। तो यहाँ पे देखिए जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है वो एजुकेट करता है पेशेंट को कि कैसे दवाओं को सही तरीके से यूज करना है, उनकी डोजेज क्या रखनी है, टाइमिंग कितनी रखनी है, ठीक है, और मतलब कितनी टाइमिंग में लेना है, और यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उनको इन्फॉर्म करना कि जो ड्रग है, ठीक है, तो इसको किस फूड के साथ नहीं लेना है, कैसे ड्रग को स्टोर करना है, और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इस दवा को लेते समय किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। टीच पेशेंट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन अडेरेंस, ठीक है, तो एक दवा को फॉलो करना कितना जरूरी होता है, दवा को मिस ना करना कितना जरूरी होता है, उसको उसकी इंपॉर्टेंस को बताना। उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना। अब देखिए कम्युनिटी फार्मासिस्ट का ये भी काम होता है कि पेशेंट्स को वो गाइड करे कि पेशेंट यहाँ पे कैसे एक बैलेंस डाइट ले, एक्सरसाइज को मेंटेन रखे, सेफ हैबिट्स को फॉलो करे, ताकि यहाँ पे उनकी लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम आए ही ना, है ना। प्रोवाइड मतलब कह सकते हैं प्रिवेंटिव गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड गाइडेंस ऑन स्मोकिंग सिचुएशन, ठीक है, अल्कोहल कंट्रोल, तो कैसे स्मोकिंग अल्कोहल को कंट्रोल करना है, वेट को मैनेज करना है, इन सबके रिलेटेड यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करना। उसके बाद इनकरेज प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेज लाइक हैंड वॉशिंग, सैनिटेशन एंड मॉस्किटो कंट्रोल। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे यहाँ पे एक प्रिवेंशन हो सकता है, जैसे हमारा मॉस्किटो वगैरह से क्या होता है भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हैंड वॉश करना, ठीक है, एक सैनिटाइजेशन को प्रिवेंट करना, मेंटेन रखना, तो इन सभी चीज़ों से यहाँ पे कैसे यहाँ पे कह सकते हो बड़ी बड़ी बीमारियों से पहले ही बचा जा सकता है, तो उसको भी यहाँ पे इनकरेज करना। और उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डिजीज प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए
डिजीज प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि डिजीज को होने से पहले ही रोकना या फिर होने के बाद कैसे मैनेज करना, उसके रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना। तो यहाँ पे कंडक्ट हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन कॉमन डिजीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, टीबी, एचआईवी, डेंगू। तो ये सारी चीज़ों के रिलेटेड पहले से ही यहाँ पे एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करना कि ये सारी बीमारियाँ कितनी कॉमन होती जा रही हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। उसके बाद कम्युनिटी को एजुकेट करना अर्ली सिम्टम्स। तो अगर ये सारी जो भी बीमारियाँ हैं, इनके जो भी अर्ली सिम्टम्स हैं, उनके रिलेटेड यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करना कि अगर पहले से ही कुछ दिख रहा है तो उसको कैसे पहले से ही हमें रोक लेना है, कैसे मेडिकल हेल्प हमें लेनी है ना। और स्क्रीनिंग कैंप्स, तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनिंग कैंप मतलब कि हमारे ऐसे कैंप जो कि बीपी, ब्लड ग्लूकोज, बीएमआई, इन सभी के मरीजों को यहाँ पे अलग अलग करते हैं, है ना। स्क्रीनिंग मतलब तो वैसे हो जाता है अलग अलग करना, बट बेसिकली यहाँ पे बीपी, ब्लड ग्लूकोज, इन सभी के पेशेंट्स को यहाँ पे कह सकते हो पता लगाना। तो ये सारी चीज कैंप्स जो होते हैं इनमें भी पार्टिसिपेट करना। उसके बाद इम्यूनाइजेशन सपोर्ट, तो यहाँ पे जो भी वैक्सीन हैं उनकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे प्रमोट करना। अगर कोई भी वैक्सीन आ रही है तो उस वैक्सीन को सभी पेशेंट्स में यहाँ पे एडमिनिस्टर कराना। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट वैक्सीन शेड्यूल, बेनिफिट्स एंड सेफ्टी। इन सम कंट्रीज फार्मासिस्ट ऑल्सो एडमिनिस्टर वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती है जहाँ पर फार्मासिस्ट यहाँ पे खुद ही वैक्सीन को लगाते हैं। रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, तो यहाँ पे पेशेंट पीपल को यहाँ पे एजुकेट करना है अबाउट अवॉइडिंग सेल्फ मेडिकेशन। यानी कि देखिए उनको खुद से कोई दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है। एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज बिल्कुल नहीं करना है। एंटीबायोटिक कोर्स को यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है एंटीबायोटिक कोर्सेज को। जैसे एंटीबायोटिक का कोई भी कोर्स होता है उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है, वरना क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। प्रिवेंट मिस यूज ऑफ ओटीसी ड्रग्स, ठीक है, तो जैसे ओवर द काउंटर कोई ड्रग मिल जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका मिस यूज करना है, उसको अननेसेसरी यूज नहीं करना है। पेन किलर्स हो गए, कफ सिरप हो गए, हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन हो गए, इन सभी का मिस यूज यहाँ पे प्रिवेंट करना। उसके बाद एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को यहाँ पे रिपोर्ट करना। तो ये सभी चीज़ों के लिए भी हमारा कह सकते हो एजुकेशन प्रोवाइड करता है फार्मासिस्ट। और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, तो यहाँ पे गवर्नमेंट हमारे बहुत सारे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करती है, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, फैमिली प्लानिंग, और हमारा न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हो गए, टीबी एंड मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स हो गए। तो इन सभी में यहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेट करना था कि उनको यहाँ पे इंपॉर्टेंस पता चल सके। उसके बाद कंट्रीब्यूट टू मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, ओआरएस यूज यूजिंग डायरिया एंड एनीमिया अवेयरनेस। तो वही चीज़ है कि हमारा जो एक माँ होती है, ठीक है, उसकी हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। उसके बाद ओआरएस का कैसे यूज करना है डायरिया वगैरह में। एनीमिया आजकल कितना कॉमन होता जा रहा है स्पेशली फीमेल्स में, तो इन सभी के रिलेटेड यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना। तो ये सारी चीज़ें हमारी फार्मासिस्ट के रोल में आ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा अपने चैप्टर नंबर 4 को, जो कि हमारा हो जाता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल्स। आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगी। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।